एस्पायरेंट्स हैं उनको हमने 1 नवंबर की डेडलाइन दी है, और अगर 1 नवंबर तक नहीं जाते हम उनको डिपोर्ट करेंगे। 1 नवंबर ऑनवर्ड कोई भी शख्स, कोई भी मुल्क का रहने वाला पासपोर्ट और वीजा के बगैर हमारे मुल्क में दाखिल नहीं होगा, और वो सिर्फ पासपोर्ट चलेगा। पाकिस्तान में गैर कानूनी रहने वालों को हुकूमत की डेडलाइन 1 नवंबर तक खुद वापस चले जाओ, वरना सलाखों के पीछे जाओगे, फिर मुल्क से निकाल दिए जाओगे। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक आकड़ की जेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, तमाम सिविल और अस्करी इदारों के सरबराह एक ही छत के नीचे मौजूद। वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने बताया 1 नवंबर के बाद गैर कानूनी गैर मुल्कियों की जायदादें जब्त कर ली जाएंगी, गिरफ्तारियां शुरू हो जाएंगी। 1 नवंबर से वीजा और पासपोर्ट के बगैर कोई शख्स पाकिस्तान में दाखिल नहीं हो सकेगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इजलास में कहा कि पाकिस्तान के पास चैलेंजेस का मुकाबला करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। रियासत की रेट कायम करने के लिए हर हद तक जाएंगे। एक पाकिस्तानी शहरी की जानो माल किसी भी दूसरे मुल्क और किसी भी दुनियावी मफाद से मुकद्दम है। आर्मी चीफ ने इजलास में अल्लामा इकबाल का ये शेर भी पढ़ा, ना समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। रियासत किसी को मजहब की मनपसंद तशरीह करके सियासी मकासद हासिल करने की इजाजत नहीं देगी। अक़लियतों के हुकूक और मजहबी आज़ादी इस्लाम और पाकिस्तान के आइन का हिस्सा है। रियासत इसको यकीनी बनाएगी। एपेक्स कमेटी के इजलास का एलामिया सामने आ गया। एलामी में कहा गया है कि मुल्क में किसी भी किस्म के सियासी मुसल्लह गिरोह या तंजीम की कोई जगह नहीं। इस किस्म की सरगर्मियों में मुलविस अफराद के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। ताकत का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ रियासत का दायरा इख्तियार है। किसी भी शख्स या गिरोह को ताकत के जबरदस्ती इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी जाएगी। प्रोपेगेंडा और गलत मालूमात की मुहिम जोई करने वाले से साइबर कवानीन के तहत सख्ती से निपटा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कितनी दफा मार्शल लॉ को इंडोर्स किया, फिर एक जजमेंट आया था कि जितने ये पहले जजमेंट में सारे गलत हैं और आइन पे पाबंदी होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप कहते हैं कि नहीं, आप उसी लकीर पे अटके रहे हैं, तो आप कह रहे हैं अगले मार्शल लॉ का दरवाजा खुलवाना चाहते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज टू रिमेन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, द पार्लियामेंट हैज टू रिमेन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जब मार्शल लॉ लगते हैं तो सब हथियार फेंक देते हैं जी, जब मार्शल लॉ लगते हैं फिर सब हथियार फेंक देते हैं, और फिर यहाँ इस कमरे में कितनी तस्वीरें लगी हैं जो फिर वो और भी भूल जाते हैं, फिर आप लोग भी भूल जाते हैं, सब कुछ ठीक होता है। मगर जब पार्लियामान कुछ करे तो जमीन में फेंक फिर हो जाती है शुरू। वहाँ भी जरा सर उठा लिया करें ना, हम नहीं मानेंगे ये बात को। आप आया करें, वहाँ भी पिटिशन लाया करें ना, लेकर आए ना मॉलट इसीलिए ये मार्शल लॉ नहीं, ये तो ये एक पार्लियामान कानून कर सकते हैं। मार्शल लॉ लगते हैं तो आप लोग हथियार फेंक देते हैं, पार्लियामेंट जब कानून बनाती है तो आप आ जाते हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत में चीफ जस्टिस का दरखास्त गुजार के वकील हसन इरफान से मुकालमा, रिमार्क दिए यहाँ कई तस्वीर लगी है, फिर हम हल भूल जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों की फुल कोर्ट समाअत। चीफ जस्टिस ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कितनी मरतबा मार्शल लॉ को सपोर्ट किया, क्या आप अगले मार्शल लॉ का हमसे दरवाजा खुलवाना चाहते हैं? दुनिया में हर कानून में अपील का हक दिया है, आपको इस कानून से क्या तकलीफ पहुंच रही है? इसका तरीका क्या होना चाहिए, ये तय होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 184(3) का इख्तियार गैर मामूली है, ये किसी और मुल्क में नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट को गैर मामूली इख्तियार दिया जा सकता है तो क्या वापस नहीं हो सकता? पार्लियामेंट ने ही सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार दिए, अब इसे बदल रहे हैं तो क्या मसला है? क्या ज्यादा दिमाग मिलकर सोचें तो बेहतर होगा, या एक चीफ जस्टिस फैसले करे तो बेहतर होगा? मौजूदा एक्ट से चीफ जस्टिस के इख्तियारात कैसे कम हो रहे हैं, ये समझाएं। मजीद समाअत पीर तक मुलतवी, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा पीर को इस केस की समाअत का आखिरी दिन होगा। आप एक सियासी जमात की नुमाइंदगी कर रहे हैं, क्या सियासी जमात बराबर में पार्लियामेंट में ये खूबसूरत बहस नहीं कर सकती थी? चीफ जस्टिस पाकिस्तान का तहरीक इंसाफ के वकील उजैर भंडारी से सवाल। उजैर भंडारी ने कहा कि वो अपनी जमात के सियासी फैसलों के जिम्मेदार नहीं हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि आप बिल्कुल जिम्मेदार हैं, आपने हमारे सामने कहा कि इस पार्टी के वकील हैं। आर्टिकल 184(3) में अपील का हक मिलने से तहरीक इंसाफ को क्या मसला है?
PTI ने अपना मौक़िफ़ पार्लियामान में क्यों न उठाया? उज़ैर भंडारी ने कहा कि वो किसी सियासी फैसले का दिफा नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप सियासी जमात के वकील हैं तो जवाब भी देना होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि क्या पार्लियामान कानून साजी के लिए अच्छा इदारा नहीं है? उज़ैर भंडारी बोले, पार्लियामान आइन के मुताबिक कानून साजी करे तो ही ठीक होगा। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर अपील का हक दे दिया गया है तो क्या कयामत आ गई? बुनियादी सवाल ये नहीं कि अपील फराहम की जा सकती है या नहीं, बुनियादी सवाल ये है कि इसका तरीक़ेकार क्या हो। जस्टिस एजाजुल एहसन का सवाल, कहा 184 की अपील अगर 185 आर्टिकल में नहीं दी तो ये आइन साजों की मंशा थी। अगर अब ये अपील फराहम करनी है तो इसके लिए आइनी तरमीम करना जरूरी होगी। चीफ जस्टिस ने कहा, आप बार बार तरमीम का कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जफर अली शाह केस में फर्द वाहिद को इख्तियार दे दिया, क्या वो ठीक था? नुसरत भुट्टो जफर अली शाह केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया खुलकर आइन से खिलवाड़ करो। पार्लियामेंट की इज्जत करनी चाहिए। फर्द वाहिद ने इस मुल्क को तबाह किया। हमारी तारीख को मद्देनजर रखें। पार्लियामेंट को अटैक कर दिया कि कानून शख्सी फायदे के लिए है। चीफ जस्टिस के फायदे को छोड़ दें, ये बताए क्या कानून आवाम के लिए फायदेमंद है? आर्टिकल 184(3) में अपील का हक देने पर जजेस और वकला में दिलचस्प बहस। दरख्वास्त गुजार के वकील इकराम चौधरी एडवोकेट ने कहा कि पार्लियामेंट सादा अक्सरियत से आइन का आर्टिकल नहीं बदल सकती। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आइन की रूह से बताएं कि यह एक्ट कैसे आइन के खिलाफ है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि सिर्फ ये बता दें कि कानून आइन की कौन सी शिक के खिलाफ है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि सवाल ये है कि अपील का हक देना किसका इख्तियार है? जब आइन ने आर्टिकल 184(3) में अपील का हक नहीं दिया तो ये आइनी मंशा नहीं था। अगर अब ये मंशा है कि 184(3) में अपील का हक दिया जाए तो उसका वाहिद हल आइनी तरमीम है। मैं कहा मैं इंतखाबात का भी कायल नहीं हूँ। जो आज मुल्क के हालात हैं इसके अंदर इंतखाबात आपको कुछ नहीं देंगे। आज सबसे पहले हम सब की जिम्मेदारी है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैं समझता हूँ मियां नवाज शरीफ की है, जो पाकिस्तान के पिछले 40 साल से पाकिस्तान की सियासत में है, कि वो आगे के रास्ते का तयन करके सबको कायल करने के इस रास्ते पर आओ। और आज जो हमारी बातचीत हुई है ज्यादा इसी बात पर हुई है कि आगे का रास्ता क्या है और उसमें मियां साहब का क्या रोल होगा। इंतखाबात का कायल नहीं, मौजूदा मुल्क के हालात में इंतखाबात कुछ नहीं देंगे। नवाज शरीफ की जिम्मेदारी है कि वो आगे आए और मुस्तकबिल के रास्ते का तयन करें। मुल्क में नई पार्टी के हामी साबिक वजीर आजम और रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी की लंदन में नवाज शरीफ से खुलकर बातचीत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुल्क में नई पार्टी की जरूरत भी है और ये बनेगी भी, क्योंकि माजी में हर जमात इक़्तिदार में रही लेकिन मुल्क की मामलात हल नहीं कर सकी। बोले अगर नवाज शरीफ पार्टी के लीडर ना हो, एक्टिव ना हो तो फिर कम से कम उनके लिए किसी और के साथ काम करना मुश्किल है। बोले इस्तकबाल के कायल नहीं, इसीलिए कि मियां साहब के अदालती मामलात हैं, पहले इनको दुरुस्त करने की जरूरत है। लीगल टीम ने जो है वो पूरी तैयारी कर ली है, तो इंशाअल्लाह ताला वो प्रोटेक्टेड बेल लेके इंशाअल्लाह आएंगे और रिसेप्शन के बाद वो अदालत को सरेंडर करेंगे। उनके केस में इतनी सख्ती नहीं है कि हमें ये रिलीफ ना मिले। ऐसे रिलीफ जो है वो 20 लोगों को इससे पहले मिले हैं, ना वो किसी डील से गए थे और ना ही वो कभी किसी डील के तहत वापस आए हैं। उन्हें धकेला गया था, उन्हें नकाला गया था। नवाज शरीफ इस्तकबाल के बाद हिफाजती जमानत के लिए अदालत में सरेंडर करेंगे। केस के हकाइक की वजह से उन्हें अदालती रिलीफ मिलेगा। सदर नून लीग पंजाब राना सनाउल्लाह ने कहा है कि नवाज शरीफ खलाई मखलूक के इशारे पर नहीं आ रहे, न डील से गए थे न डील से आ रहे हैं। नवाज शरीफ को मखसूस हालात पैदा करके बैरून मुल्क निकाला और धकेला गया था। शाहदरा जलसे की वजह से ये नहीं कहा जा सकता कि नून लीग की लाहौर पर गिरफ्त कमजोर हो गई। लाहौर पर नून लीग की गिरफ्त मजबूत है। नवाज शरीफ का बयानिया खत्म नहीं हुआ। इस वक्त तरजीह अवामी मसाइल का हल है। फिक्र न करें, वक्त आने पर नवाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई करने वालों से हिसाब बराबर करेंगे।
चेयरमैन PTI को पार्टी ओहदे से हटाया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी भी गैर मुल्की इदारों से ममनुआ फंडिंग ले रही है। एक्शन लिया जाए। PTI को इंतखाबी निशान के लिए भी नाअहल करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन में 3 दरखास्तें दायर कर दी गई। इलेक्शन कमीशन दरखास्तों पर 10 अक्टूबर को इब्तदाई समाअत करेगा। चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस की समाअत अडियाला जेल में होगी। सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन के खत पर वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जज ने वजारत कानून को जेल ट्रायल के लिए खत लिखा था। साइफर केस में चेयरमैन PTI की पेशी के लिए अदालत ने गुज़िश्ता रोज सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को नोटिस जारी किया था। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी का भी ट्रायल अडियाला जेल में कल होगा। अडियाला जेल में चेयरमैन PTI से उनके अहल खाना की मुलाकात करने वालों में चेयरमैन PTI की बहन अलीमा खान, उज़मा खान और अहलिया बुशरा बीबी शामिल थी। जेल हुकाम ने तस्दीक कर दी। चेयरमैन PTI ने 190 मिलियन पाउंड करप्शन स्कैंडल और तोशाखाना केसेस में जमानत मुस्तरद करने के फैसले चैलेंज कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में कहा गया है कि 5 अगस्त को चेयरमैन PTI को तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस में सजा सुनाई गई। 5 अगस्त को ही गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल कर दिया गया। 10 अगस्त को एहतसाब अदालत ने चेयरमैन PTI की अदम हाजिरी पर 2 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें मुस्तरद की। अदालत जमानत मुस्तरद करने के एहतसाब अदालत के 10 अगस्त के फैसले कल अदम करार देते हुए उबूरी जमानत दे। जनरल सेक्रेटरी PTI उमर अयूब का निगरान वजीर आजम और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। कहा कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब, सदाकत अब्बासी, उस्मान डार, अवैस यूनुस, इरफान सलीम, अब्दुल करीम लापता है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद भी कई रोज से लापता है। इन अफराद की रिहाई तक आम इंतखाबात की शफाफियत पर सवालिया निशान रहेगा। खत में इलेक्शन कमीशन से कहा गया है कि जबरी गुमशुदगियों के जिम्मेदारान को कटहरे में लाए जाने तक इंतखाबात की शफाफियत पर सवाल रहेगा। उम्मीद है मुतल्लिका इदारों को इन अफराद की बाजियाबी के अहकाम जारी किए जाएंगे। To the bottom of your screen there in these last 5, and there's going to be more to come here as well. And it's actually like a free hit. It was bowled like a free hit. That's a 50. Babar Azam, he was going to rest, but he fancied a 50. ऑस्ट्रेलिया ने वार्म अप मैच में पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर की नाकामी के बाद बाबर और इफ्तिखार ने बैटिंग लाइन को सहारा दिया। बाबर 59 गेंदों पर 90 रन बनाकर बाहर चले गए। इफ्तिखार अहमद 83 रन बनाकर आउट हो गए। ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए 351 रन बनाए। ग्लेन मैक्सवेल ने 77 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान के उसामा मीर ने 2 विकेट हासिल की। हारिस रऊफ, वसीम जूनियर, शादाब और नवाज ने एक विकेट ली। जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही क्या उसे तड़पाना। ओ जालिमा, ओ जालिमा, जो तेरे इश्क में बहका पहले से ही क्या उसे बहकाना। ओ जालिमा, ओ जालिमा, आंखें मरहबा, बातें मरहबा, मैं सौ मरतबा दीवाना हुआ, मेरा ना रहा जब से दिल मेरा तेरे हुस्न का निशाना हुआ। जिसकी हर धड़कन तू हो ऐसे दिल को क्या धड़काना। ओ जालिमा, ओ जालिमा। अदाकारा माहिरा खान ने सोशल मीडिया पर अपनी और शौहर की तस्वीर पोस्ट कर दी। माहिरा खान की शादी पुराने दोस्त और कारोबारी शख्सियत सलीम करीम के साथ हुई, जिसमें करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों ने शिरकत की।
सऊदी सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए वफाकी हुकूमत ने रेकोडेक प्रोजेक्ट में अपने शेयर्स की सऊदी अरब को फरोख्त पर गौर शुरू कर दिया। सऊदी अरब का भी प्रोजेक्ट में हिस्सा बनने में दिलचस्पी का इजहार। खुसूसी सरमायाकारी काउंसिल SIFC का वफाकी इदारों को खत लिखकर आइंदा महीनों में सऊदी कंपनीज के साथ लेन देन को हतमी शक्ल देने पर जोर। नुमाइंदा द न्यूज़ उमर चीमा की रिपोर्ट के मुताबिक SIFC के एक ओहदेदार ने बताया कि पाकिस्तान चाहता है मादनियात की तलाश के लिए सऊदी अरब के पास रेकोडेक में अलहदा ब्लॉक हो, लेकिन सऊदी अरब की दिलचस्पी मौजूदा प्रोजेक्ट में सरमायाकारी में है। सऊदी अरब किसी ऐसे इलाके में कानकनी का खतरा मोल नहीं लेना चाहता जहां पहले कोई काम न हुआ हो। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का तवानाई शुबे की लागत और ज़र मुबादला के बैरूनी बहाव में बेहतरी के लिए फ्रेम वर्क देने का ऐलान। कहा फ्रेम वर्क से सालाना 1.9 से 2.6 अरब डॉलर ज़र मुबादला बचेगा। दरामदी ईंधन कम होगा। सनत को तवानाई फराहमी ज्यादा मसाबकती नर्ख पर फराहम करना भी फ्रेम वर्क का हिस्सा है। BBC के मुताबिक वजारत तवानाई और SIFC से हालिया मुलाकातों में फ्रेम वर्क फराहमी की दरख्वास्त की गई थी। निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने कहा है कि रवा साल कपास की पैदावार में नुमाया इजाफा हुआ है। 30 सितंबर तक कारखानों में कपास की आमद 50 लाख गांठों से ज्यादा रही। गुज़िश्ता साल कपास की पैदावार 50 लाख गांठें थी। इस साल कपास की पैदावार में इजाफा पाकिस्तान की एक अहम कामयाबी है। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी कल तिब्बत का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। तीसरे ट्रांस-हिमालय फोरम बराए बैनुल-अक़वामी ताउन में शिरकत करेंगे। निगरान वज़ीर ख़ारजा चीनी हम मनसब की खुसूसी दावत पर तिब्बत का दौरा कर रहे हैं। दौरे में जलील अब्बास जिलानी मंगोलिया के वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। अफ़गान अबूरी वज़ीर ख़ारजा मुल्ला अमीर मुत्तकी से भी मुलाकात होगी। वज़ारत ख़ारिजा आलमी मुबस्सरीन को इंतख़ाबात के मुशाहिदे के लिए पाकिस्तान लाने के इक़दाम करे। इलेक्शन कमीशन ने हिदायत कर दी गैर मुल्की मुबस्सरीन तंजीमों के केस फौरी प्रोसेस किए जाएं। इलेक्शन कमीशन के इजलास में फैसला किया गया कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की सरबराही में 16 अक्टूबर को बैनुल वज़ारती इजलास बुलाया जाए, जिसमें आलमी मुबस्सरीन के हवाले से आइंदा का लायहा अमल तय किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने आलमी मुबस्सरीन के लिए ज़ाब्ता इखलाक की मंजूरी दे दी। डेरा इस्माइल खान में तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली अमीन गंडापुर के घर पर एंटी करप्शन का छापा। सैलाब मुतासरीन की इमदाद वाले 25 टेंट बरामद। एंटी करप्शन के मुताबिक अली अमीन ने सामान गैर कानूनी तौर पर घर में रखा था। अली अमीन का मौक़िफ़ है कि ये टेंट उनकी ज़ाती मिल्कियत हैं, बाजार से खरीदे हैं। हुकूमत के पास रिकॉर्ड होगा कि PDMA और वफाकी हुकूमत ने ये टेंट किसे इशू किए थे। शाह में 11 बच्चों की मां और 9 बच्चों के बाप ने पसंद की शादी कर ली। खातून रानी अपने बच्चों को भी अपने साथ नए घर में ले आई। साबिक शौहर से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अपील। कहा साबिक शौहर रामू भेल मारपीट करता था, घर से भी निकाल दिया था। जेतन से शादी के बाद अब जान से मारने की धमकियां दे रहा है। पेशावर में सरकारी महकमे बिजली बिलों के बकायाजात अदा कर दें। कार्रवाई की तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की साख खराब होगी। पेस्को ने नादहिंदा महकमों और इदारों से मुताल्लिक डिप्टी कमिश्नर को खत भेज दिया। खत में कहा गया है कि महकमा औकाफ TMA और WSSP 20 करोड़ 79 लाख रुपए के नादहिंदा हैं। बाज़ महकमे बिजली बकायाजात की अदायगी में गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं। खाना देने में देर करने पर ससुर का बहू पर बेलन से तशद्दुद। शर्म से आरी शख्स ने जमीन पर गिरी बहू को थप्पड़ मारे, लाते मारी। पिटने वाली खातून शाजिया बीबी की 3 बेटियां और 1 बेटा मां को बचाने ढाल बने रहे, पर मुश्तिल दादा को तशद्दुद से ना रोक सके। कम सिन बच्चों का दादा से लिपट कर रोना, गिड़गिड़ाना भी लतीफ रहमानी को तशद्दुद करने से ना रोक सका। शेखुपुरा के कस्बे जंडियाला शेख खान में पिटने वाली इस खातून का शौहर मुल्क से बाहर है। वीडियो देवर ने बनाकर वायरल की। मुलजिम के फरार होने पर पुलिस ने वीडियो बनाने वाले देवर ही को हिरासत में ले लिया। 12 घंटे से जायद थाने में रखकर छोड़ भी दिया। मफरूर मुलजिम ने मुकामी अदालत से 18 अक्टूबर तक अबूरी जमानत करा ली। ताज़ा वीडियो बयान में बहू ने तशद्दुद करने वाले ससुर को माफ कर दिया। कहा सुलह हो गई, कानूनी कार्रवाई नहीं करनी। इलाका पुलिस का सुलह के बावजूद कानूनी कार्रवाई पूरी करने का आज़्म। कहा वीडियो सबूत मौजूद है, कानून अपना रास्ता लेगा, मुलजिम को सजा दिलवाएंगे। अपने
ہی 4 کمسن بچوں کو تصویر بنانے کے بہانے نہر کنارے لے جا کر دھکا دے دیا، پھر واپس آ کر اغوا کا مقدمہ درج کروا دیا۔ لاہور پولیس نے 4 کمسن بہن بھائیوں کے اغوا کی گتھی سلجھا لی۔ ڈی آئی جی آپریشن لاہور کے مطابق پنجو گاؤں کے رہائشی نے بیوی سے جھگڑے کے بعد بچوں کی زندگی چھین لی۔ جس نہر میں بچوں کو پھینکنے کا اعتراف کیا، وہاں بچوں کی تلاش جاری ہے۔ پولیس کے مطابق ملزم عظیم کے 6 بچے ہیں۔ اس نے اعتراف کیا کہ ایک بیٹے اور 3 بیٹیوں کو نہر میں لے جا کر پھینک دیا۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ ملزم شراب کا نشہ کرتا ہے، لیکن ذہنی حالت کا مسئلہ نہیں۔ ڈی آئی جی نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ملزم نے اعتراف کیا کہ وہ اپنے بچوں سے غیر اخلاقی حرکات بھی کرتا ہے۔ پیپلز پارٹی کے خلاف ایم کیو ایم پاکستان، جی ڈی اے اور جے یو آئی سے ایک ہو گئے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا انتخابات میں متفقہ اور مشترکہ حکمت عملی بنائیں گے۔ جے یو آئی کے رہنما راشد سنڈو بولے کہ سندھ کے عوام کو پیغام دے رہے ہیں کہ اب ان کے لیے پیپلز پارٹی کا متبادل پلیٹ فارم موجود ہے۔ جی ڈی اے کے رہنما صفدر عباسی نے وزیر اعلیٰ ہاؤس کو پیپلز پارٹی سیکریٹریٹ قرار دے دیا۔ کہا نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کی غیر جانبداری کمپرومائز ہو رہی ہے۔ الیکشن کمشنر سندھ کو بھی تبدیل کرنے کا مطالبہ۔ مذہب کے نام پر شرانگیزی پھیلانے والے عناصر سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ شرپسندوں کی فائنینسنگ روکنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا صوبے میں امن و امان سے متعلق اجلاس میں اہم فیصلہ۔ کہا کسی گروہ اور جتھے کو امن تباہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ سہولت کاروں کے خلاف گھیرا تنگ کیا جائے گا۔ اجلاس میں کرنل چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنانے والے اہلکاروں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ نگراں وزیر داخلہ سرفراز پوچھی نے کہا ہے قائد اعظم نے ہمیں 3 اصول ایمان، اتحاد و تنظیم بتائے تھے۔ بحیثیت قوم ہم نے ان تینوں اصولوں کو چھوڑ دیا ہے۔ آئین و قانون کے ذریعے ہم پاکستانی قوم کو ڈسپلن میں لانا چاہتے ہیں۔ کوئی گروہ یا تنظیم جو اسلام کے نام پر جتھا بنا کر اقلیتوں کو نشانہ بنائے اسے پروموٹ نہیں ہونے دیں گے۔ ہم نے نوجوانوں کو ڈسپلن سے ہٹا کر بدتمیزی کی حد تک آگے پہنچا دیا ہے۔ اسے روکا جائے گا۔ ریاست اس پر کام کر رہی ہے۔ اپنے اداروں اور قوم کو قانون کے ذریعے ڈسپلن میں لائیں گے۔ وائس ایڈمرل نوید اشرف پاک بحریہ کے نئے سربراہ تعینات۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق کمانڈ کی تبدیلی کی تقریب 7 اکتوبر کو اسلام آباد میں ہوگی۔ وائس ایڈمرل نوید اشرف اس وقت نیول ہیڈ کوارٹرز میں چیف آف سٹاف کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ انہیں ہلال امتیاز ملٹری اور تمغہ بصالت سے نوازا جا چکا ہے۔ سیکیورٹی فورسز کا خفیہ اطلاع پر آپریشن دہشت گرد ہلاک۔ آپریشن ضلع ٹانگ کے علاقے پیزوں میں دہشت گردوں کی موجودگی پر کیا گیا۔ آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں میں شدید فائرنگ کا تبادلہ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کے خلاف متعدد دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ نیپال میں ایک کے بعد دیگرے زلزلے کے 2 جھٹکے۔ زلزلوں کی شدت 6.3 اور 5.3 ریکارڈ کی گئی۔ 11 افراد زخمی۔ زلزلے سے کئی مکانات کو نقصان پہنچا۔ ضلع بجنگ میں لینڈ سلائیڈنگ سے ہائی وے بلاک ہو گئی۔ دلی سمیت بھارت کے شمالی حصوں میں بھی زلزلے کے جھٹکے۔ بھارت نے 41 کینیڈین سفارتکاروں کو ملک چھوڑنے کے لیے 10 اکتوبر کی ڈیڈ لائن دے دی۔ برطانوی اخبار فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ میں انکشاف۔ رپورٹ کے مطابق بھارت نے 10 اکتوبر کے بعد کینیڈین سفارتکاروں کا سفارتی استثناء منسوخ کرنے کی دھمکی دی ہے۔ بھارت میں کینیڈا کے 62 سفارتکار موجود ہیں۔ بھارت چاہتا ہے کہ کینیڈا اپنے سفارتکاروں کی تعداد میں کمی کرے۔ کینیڈا میں سکھ علیحدگی پسند رہنما ہردیپ سنگھ نجر کو جون میں قتل کر دیا گیا تھا۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے سکھ رہنما قتل میں ممکنہ طور پر بھارتی ایجنٹ ملوث ہونے کا کہا ہے، جس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان سفارتی کشیدگی ہے۔ مودی سرکار سے تنقید برداشت نہ ہوئی۔ دلی پولیس کی جانب سے صبح سویرے دلی اور ممبئی سمیت 35 مختلف مقامات پر ایک ساتھ کارروائی۔ کئی صحافی زیر حراست، کئی کے موبائل فونز اور لیپ ٹاپ ضبط کر لیے۔ زیر حراست افراد میں صحافی ابھیسار شرما، بادشاہ سنگھ اور تیستا ساتلواد شامل ہیں۔ کامیڈین سنجے راجوڑا کو بھی دلی پولیس نے گرفتار کر لیا۔ گرفتار افراد بھارت میں مودی سرکار کے سخت ناقدین کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ طبیعیات کے شعبے میں سال 2023 کا نوبیل انعام 3 ماہرین نے طبیعیات، پیراگوستنی، فرینک اور
N1 होलियर के नाम रहा। तीनों माहिरीन को ये नाम एटम, मॉलिक्यूल्स और इलेक्ट्रॉन्स की तलाश के तरीके पर उनकी तहकीक पर दिया गया। इन लोगों ने रोशनी का इतना कम दौरानिये का फ्लैश इजाद किया है जो इलेक्ट्रॉन की तस्वीर ले सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की रफ्तार इतनी तेज होती है कि उससे पहले उनकी तस्वीर लेना मुमकिन नहीं था। कराची के जना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर में पहली बार रोबोटिक सर्जरी की गई। तर्जुमान के मुताबिक जराही के जदीद तरीन तरीके से 34 साल के मरीज के पित्ते का ऑपरेशन किया गया। प्रोफेसर शाहिद रसूल की सरबराही में डॉक्टर सद्दाम और डॉक्टर मनसब ने 25 मिनट में कामयाब ऑपरेशन किया। रोबोटिक सर्जरी आसान और कम तकलीफ दे अमल है। फास्ट बॉलर हसन अली के ससुर अहमदाबाद में पाक भारत मैच के मौके पर अपनी नवासी से मिलने के मुंतज़िर। हसन अली के ससुर लियाकत खान का कहना है कि वो अपनी नवासी को गोद में लेने को बेताब हैं। उम्मीद है हसन अली किसी रोज दिल्ली में खेलेगा और हम उन्हें अपने घर मदऊ करेंगे। हसन अली और समिया खान की शादी 2019 में दुबई में हुई थी। तो आज की तारीख में पहली मरतबा वुमेन क्रिकेट मैच तहसील काबुल के गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की 4 दीवारी में होने वाले मैच में मैंगोरा 11 ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद काबुल 11 को 7 रन से हरा दिया। असिस्टेंट कमिश्नर काबुल और दीगर मेहमानों ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। अरशद नदीम एशियन गेम्स से दस्तबरदार। चीफ टीम मिशन का कहना है कि अरशद नदीम घुटने की इंजरी का शिकार हैं। उन्हें कल जेवलिन थ्रो के मुकाबलों में हिस्सा लेना था। पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल में आज ईरानी थिएटर प्ले टिक टैक पेश किया जा रहा है। कराची आर्ट काउंसिल में पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन की नवासी नव्या नंदन का पेरिस फैशन वीक में मॉडलिंग डेब्यू। श्वेता बच्चन ने बेटी की तस्वीर और वीडियोस सोशल मीडिया पर शेयर कर दी।